बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो एनटीएस और ईटा के टेस्ट होते हैं उनमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों ने जो करनी है, इस सिलसिले में अभी फ़िलहाल मैंने 16 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं और उनकी 2 वीडियोस में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। 8 क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो में होंगे और 8 क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर शेयर करूँगा। तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द वर्ड फ्लावर। हमारे पास एक वर्ड है फ्लावर। इस फ्लावर वर्ड के रिलेटेड नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे। उन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन हमें ये दिया गया है कि ये कह रहे हैं कि आर कम्स आफ्टर डब्ल्यू, यानी फ्लावर वर्ड जो है उसमें आर जो है वो डब्ल्यू के बाद आता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है कि एल कम्स बिफोर ओ, यानी वर्ड फ्लावर में जो एल का वर्ड है वो ओ के पहले आता है। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि ई कम्स आफ्टर डब्ल्यू, यानी वर्ड फ्लावर में जो अल्फ़ाबेट ई है वो डब्ल्यू के बाद आता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो है कि ऑल ऑफ दीज। तो व्यूअर्स, अगर आप इन चॉइसेस को देख लें, फर्स्ट चॉइस जो हमारे पास है कि आर कम्स आफ्टर डब्ल्यू, तो आप फ्लावर में देख लें आर जो है वो डब्ल्यू के बाद ही आता है। तो इसका मतलब है कि ये ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास ठीक है। दूसरे ऑप्शन को अगर हम देख लें कि एल कम्स बिफोर ओ, ओ जो है वो हमारे पास थर्ड अल्फ़ाबेट है जबकि एल जो है वो सेकंड है, यानी एल कम्स बिफोर ओ, एल ओ से पहले आया है, तो वो भी ठीक है। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये जो है ये दोनों ठीक हैं। तो जब आपके पास ऐसे दो ऑप्शन ठीक आए हों और नीचे आपके पास लिखा हो कि ऑल ऑफ दिस, तो थर्ड ऑटोमेटिकली फिर ठीक होगा। तो इस पर पे टाइम ज़ाया ना करें, लेकिन टेस्ट में टाइम ज़ाया ना करें। अभी अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन को भी आप ज़रूर देख लें। जैसे कि जहाँ पर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास के ई कम्स आफ्टर डब्ल्यू, यानी ई जो है वो डब्ल्यू के बाद आएगा। तो अगर आप देख लें हमारे पास डब्ल्यू पहले आया हुआ है फ्लावर वर्ड में और ई जो है वो उसके बाद आया है, यानी ये ऑप्शन भी हमारे पास ठीक है। यानी तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे पास ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास के पेन इज़ टू इंक एज पेंसिल इज़ टू। ये रिलेशनशिप हमें शो करेगा। पहले हमारे पास जो है दो चीज़ों का रिलेशनशिप उन्होंने शो किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि इसी तरह का रिलेशन आप आगे भी बना लें। जैसे कि पेन का रिलेशन इन्होंने शो किया है कि पेन का जो इंक यानी जो स्याही है इसके साथ जो लिंक है, स्याही से हम लिखते हैं। बेसिकली पेन में हम स्याही डालते हैं और उसी स्याही से, उसी इंक से हम क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पेन इज़ टू इंक एज पेंसिल इज़ टू। तो पेंसिल में हम किस चीज़ से लिखाई करते हैं? तो इसके लिए ये ऑप्शन हमारे पास है, ये है कि फर्स्ट ऑप्शन है राइट, यानी लिखना। सेकंड ऑप्शन जो है वो है ड्रॉ। थर्ड ऑप्शन जो है वो है लिट और फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास है स्केच। तो अगर आप रिलेशन को देख लें, पेन इज़ टू इंक, यानी पेन में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसे हम लिखाई करते हैं। तो अगर आप देख लें राइट, ये तो है लिखना, ये पेन में तो मौजूद नहीं होती इस तरह की कोई चीज़, या पेंसिल में कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं होती। इस तरह ड्रॉ, यानी कोई चीज़ को ड्रॉ करना पेज पर, तो पेंसिल में कोई ड्रॉ की भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। इसी तरह अगर आप डी ऑप्शन को देख लें स्केच,
तो यानी स्केच और ड्रा में कोई मेन फ़र्क इस तरह नहीं है, लेकिन स्केच बेसिकली वो पिक्चर वगैरह उसको जब हम स्केच करते हैं उसके लिए ये यूज़ करते हैं ये वर्ड। तो ये कहते हैं कि स्केच जो है, तो स्केच भी पेंसिल में तो मौजूद नहीं होता, लेकिन उससे पहले जो सी का जो है वो है लेड। वो पेंसिल के अंदर जो सिक्का वो होता है, लेड जो है जिससे हम लिखाई करते हैं, तो बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। तो पेन में बेसिकली हम स्याही डालते हैं जिससे हम लिखाई करते हैं, और पेंसिल में वही जो लेड होता है उसी से हम लिखाई करते हैं। तो रिलेशनशिप में हमारे पास कौन सी चीज़ ठीक आ जाएगी? सी ऑप्शन जो है लेड का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है सी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट। हमें यहाँ पर 4 या 5 चीज़ें दी होंगी और उनमें ये हमसे कह रहे हैं कि इसमें से ऑड कोई चीज़ निकाल लें, यानी बाकी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करती होंगी और एक चीज़ जो है वो बाकी से मुख्तलिफ होगी। तो ये हमारे पास गिवन है। फर्स्ट है हॉर्स, सेकंड है डोंकी, थर्ड है हमारे पास गोट, और फोर्थ जो है वो हमारे पास है कैंगरू। तो अगर इन ऑप्शन को आप गौर से देख लें, इनको हम अगर इस पर्सपेक्टिव से देख लें कि जो हॉर्सेस हैं वो भी हमारे पास पेट एनिमल्स में आते हैं, घर में हम उसको पालते हैं, पालतू जानवर जिसे कहते हैं। इस तरह डोंकी जो है वो भी पालतू जानवर है, गोट जो है वो भी पालतू जानवर है। तो मेरे ख्याल में ये तीनों जो है वो पालतू जानवर हैं, जबकि कैंगरू जो है वो आई थिंक वाइल्ड एनिमल में आता है, वो पालतू जानवर नहीं है। तो इस तरह से ये कैंगरू जो है ये इसमें क्या हो गया? ऑड हो गया। तो इस पर्सपेक्टिव से इसका आंसर कैंगरू आता है। और अगर इसको हम कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हॉर्स, डोंकी और कैंगरू वगैरह है वो हलाल जानवर नहीं है, जबकि गोट जो है वो हलाल जानवर है। लेकिन यहाँ पर चूंकि टेस्ट में ये तो नहीं है कि कोई हमसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, सिर्फ ये जो रिलेशनशिप जो है वो फिर हम जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो इस हवाले से हम निकालेंगे। तो इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो कैंगरू ही होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास के विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये हमारे पास एक नंबर सीरीज़ गिवन है 79, 70, 60, 58, 49, 37। ये हमारे पास एक सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है। इस नंबर सीरीज़ में ये हमें कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सीरीज़ से बिलोंग नहीं करता, यानी वो दरमियान में ऐसे ही डाला गया है। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। ये कह रहे हैं कि 58 आया जो इसके बीच है वो ऑड है, या 49 जो है वो ऑड से मेरा मतलब यह है कि बाकी से डिफरेंट है, सीरीज़ में नहीं आता, ऐसे ही डाला गया है। और सी जो है वो 79, इस तरह डी जो है वो है 60। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा जो नंबर है वो सीरीज़ से आउट है? तो उसके लिए पहले हमें सीरीज़ को देखना पड़ेगा कि ये सीरीज़ किस तरह बना हुआ है। उस सीरीज़ की जो बनाने का जो प्रोसीजर है पहले हमने उसको कैच करना होगा। अगर हमें वो कैच हो गया, हमें उसका पता चल गया, तो फिर हम इजीली उसमें से जो ऑड नंबर है वो निकाल सकते हैं। तो इस सीरीज़ को अगर आप गौर से देख लें, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये सीरीज़ बना हुआ है। अगर आप पहले दो जो हमारे पास हिंसे हैं हमारे पास 79 और 70, अगर आप देख लें इनमें से कितना डिफरेंस है। 79 से अगर आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है सेकंड नंबर जो है सीरीज़ का वो आ जाता है, यानी 70। इसी तरह अगर आप 70 से दोबारा क्या चीज़ माइनस करेंगे, 10 अगर आप माइनस कर लें तो इस तरह आपके पास ये क्या आ जाता है 60। यानी पहले में देख लें हमने 9 माइनस किया, दूसरे में हमने क्या माइनस किया 10 माइनस किया। अभी जो आंसर हमारे पास आया हुआ है यानी 60, तीसरे में हम इससे क्या माइनस करेंगे, पहले में 9, दूसरे में 10, तीसरे में हम इससे 11 माइनस करेंगे, यानी 60 माइनस 11। तो ये देख लें आपके पास जो है वो आंसर आ गया क्या चीज़ 49। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 58 जो बीच में आया हुआ है ये एक्स्ट्रा है, ये इस सीरीज़ से बिलोंग
नहीं करता। लेकिन इसके लिए हम जो नेक्स्ट लास्ट डिजिट है उसको भी चेक करते हैं कि आया हमने ये जो सीरीज़ का जो प्रोसीजर हमने इधर लिखा है क्या ये ठीक है। यानी पहले हमने 9 माइनस किया, फिर 10 माइनस किया, फिर 11 माइनस किया। अभी जो हमारे पास आंसर 49 आया है, इससे हम क्या माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे। तो जब हमने इससे 12 माइनस किया तो हमारे पास आंसर वाकई में 37 आ गया, जो इस सीरीज़ का लास्ट नंबर है। यानी हमने जो इस सीरीज़ का जो प्रोसीजर है वो ठीक से कैच किया हुआ है, जबकि इसमें ये 58 का जो आंसर है वो 58 का जो नंबर है ये इस सीरीज़ से बिलोंग नहीं करता। और यही हमसे क्वेश्चन में मांगा हुआ है कि कौन सा नंबर जो है वो इससे बिलोंग नहीं करता। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, 58। जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ यूँ है कि विच इज़ द मिडल अल्फ़ाबेट इफ़ यू रीअरेंज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्वेश्चन को पहले समझ लें, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वर्ड है कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं ये कह रहे हैं कि इनको अगर आप क्या करें, रीअरेंज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या मतलब है, यानी आप पहले Z को लिखेंगे, फिर Y को लिखेंगे, फिर X को लिखेंगे, फिर W को लिखेंगे, इसी तरह आते आते आप A तक आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ उन वर्ड्स को लिखेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में मौजूद हैं। आप पहले उनको इस तरह रीअरेंज कर लें और फिर उसका जो है मिडल अल्फ़ाबेट आप फाइंड करें कि क्या है। ऑप्शन इन्होंने ये दिए हैं कि आया वो U है, O है, I है या S है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने इनको रीअरेंज किया हुआ है और इस तरह ये UTTTSOONNIIC इस तरह ये वर्ड इससे इस तरह ये रीअरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी इन डिसेंडिंग में ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको अब देख लें कि इनके मिडल में कौन सा वर्ड है, तो टोटल 12 वर्ड्स हैं। 12 वर्ड्स जो है हमारे पास वो इवन नंबर बन जाता है। तो इसका मिडल वर्ड वो मिडल अल्फ़ाबेट एक तो आ नहीं सकता। इस वजह से जब हमने देखा तो इसके मिडल में 2 अल्फ़ाबेट आ रहे थे जबकि दोनों O हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, O। अभी हमारे पास जो 6th क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है कि इफ़ B इज़ टॉलर देन A, यानी अगर हमारे पास लेट सपोज 3 बंदे हैं, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है और तीसरे का नाम क्या है, C है। तो ये कह रहे हैं इफ़ B इज़ टॉलर देन A, जो B है वो A से क्या है, टॉल है। और जबकि एंड B एंड C आर द सेम, B और C जो है वो इक्वल हैं, वो सेम हैं। क्या कह रहे हैं कि B जो है वो A से टॉलर है जबकि B और C आपस में सेम है। तो नीचे हमारे पास कौन सा जो ऑप्शन है वो फिर ठीक होगा। ऑप्शन कौन कौन से हैं, वो कह रहे हैं कि A इज़ टॉलर देन C, तो ये कह रहे हैं कि A जो है वो C से टॉलर होगा। A इज़ इक्वल टू C, A इक्वल के बराबर होगा। C इज़ शॉर्टर देन A, C जो है वो A से शॉर्ट होगा। या C इज़ टॉलर देन A, C जो है वो A से टॉलर होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये कह रहे हैं कि ऑप्शन को मैंने दोबारा इधर लिखा है अपने पास कि उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि B इज़ टॉलर देन A, B जो है वो A से टॉलर है और B इज़ इक्वल टू C, B और C आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये हम देख लें B और C जब आपस में इक्वल हैं, जब B A से टॉलर होगा तो डेफिनेटली C भी क्या होगा, A से टॉलर ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख लें हमारे पास डी ऑप्शन है, C इज़ टॉलर देन A, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ रीअरेंज्ड AMGREYN, ये एक हमें वर्ड गिवन है कि वर्ड तो नहीं है, इन्होंने इसको यानी मिक्सअप किया हुआ है इस वर्ड को। ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो ये क्या चीज़ बन जाएगी। आया ये एक कंट्री नेम बन जाएगा,
आया ये किसी ओशन का नेम बनेगा या किसी प्लांट का नेम बनेगा या किसी भी चीज़ का ये नाम नहीं बन सकता। बेसिकली अक्सर क्वेश्चन में ये नन ऑफ दिस का ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन में नन ऑफ दिस का ऑप्शन दे देते हैं ताकि जो सॉल्व करने वाले हों वो जल्दी जल्दी बस नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही क्लिक कर लें, क्योंकि रीअरेंजमेंट में काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सा सोच लें, अगर आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम, ओशंस के नाम, प्लांट्स के नाम याद हों तो रीअरेंजमेंट में काफ़ी आसानी हो सकती है। जैसे इसको मैंने जब रीअरेंज किया तो मेरे पास वर्ड बन गया जर्मनी। तो जर्मनी क्या है? बेसिकली किसी कंट्री का नेम है, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा ए यानी कंट्री। और आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है कि इफ़ सॉलिड इज़ टू 3 7 5 for 1 एंड रिवर इज़ टू 6 for 8 9 6 देन सोल्जर इज़ टू। ऑप्शन हमारे पास है कि ए ऑप्शन गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। ये कह रहे हैं कि अगर सॉलिड की जगह पर हम ये वर्ड डिजिट्स लिख सकते हैं 3 7 5 for 1 और रिवर की जगह पर हम ये डिजिट्स लिख सकते हैं 6 for 8 9 6, तो सोल्जर की जगह हम कौन से डिजिट्स फिर लिख सकते हैं? तो इसको थोड़ा सा मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। अगर आप देख लें सॉलिड में एस की जगह पर क्या है, सॉलिड और वर्ड का कम्बिनेशन अगर हम देख लें, सॉलिड वर्ड और उनके लिए जो डिजिट गिवन है, तो एस के लिए क्या है 3, ओ के लिए क्या है 7, एल के लिए क्या है 5, आई के लिए है 4 और डी के लिए है हमारे पास 1। इसी तरह रिवर में अगर हम देख लें, आर के लिए हमारे पास है 6 और आई जो है वो ऑलरेडी ऊपर मैंने दिया है वो है 4, वी जो है उसके लिए हमारे पास है 8, ई जो है उसके लिए हमारे पास है 9 और आर जो है वो ऑलरेडी गिवन है तो उसके लिए हमारे पास क्या है 6। अब यही जो डिजिट्स हैं ये हम सोल्जर के लिए जब लिखते हैं तो सोल्जर में एस के लिए क्या आ जाएगा 3, ओ के लिए 7, एल के लिए 5, डी के लिए 1, आई के लिए 4, ई के लिए 9 और आर के लिए 6। तो ये ऑप्शन अगर आप देख लें हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें ये मौजूद है सी नंबर पर, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी 3 7 5 1 4 9 6। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो की रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा, अगर नहीं तो नोट कीजिए 0332924932 और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वस्सलाम।